सुप्रभात बच्चों। आशा और विश्वास है कि तुम लोग सब अपने अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। चलो एक गाने से शुरुआत करते हैं। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए, और ये कहा जीवन है भाई मेरे भाई हंसने के लिए। मैंने कहा फूलों से हंसो तो वो खिलखिला के हंस दिए। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैडम ये गाना क्यों गा रही है। तो बच्चों, इस गाने में 3 शब्द ऐसे हैं जिनके उच्चारण संबंधी विशेषताओं को आज हम देखेंगे। पहला है मैंने, उसमें देखो यहाँ पर एक बिंदु है। उसके बाद देखो फूलों में भी एक बिंदु है। अब तीसरा है हंस, हंस में चंद्र बिंदु है, यानी एक आधे चांद जैसा, और फिर उसके अंदर एक बिंदु, तो इसको कहते हैं चंद्र बिंदु। तुम इनका प्रयोग कई बार कर चुके हो। तो इन बिंदु और चंद्र बिंदु से संबंधित कुछ और शब्दों को हम लोग देखेंगे। और बच्चों, जब मैं उच्चारण करूंगी तो तुम लोग भी मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करोगे। मैं एक में चंद्र बिंदु वाले शब्द और दूसरे में बिंदु वाले शब्द मैंने लिया है। तो बिंदु वाले शब्द का उच्चारण और चंद्र बिंदु वाले शब्द का उच्चारण में भिन्नता है, यानी अलग है। तो इनके उच्चारण को ध्यान दो। शुरू करते हैं। पहला शब्द है चांद, उसके बाद अंबर, मुंह, सुंदर, कांटा, कंगन, गांव, शंख, पूंछ, पंडित, बाएं, जंगल, अंधेरा। अब तुम लोगों ने देखा कि चांद शब्द के उच्चारण में और अंबर शब्द के उच्चारण में भिन्नता है, यानी इनमें अंतर है। तो इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। बिंदु और चंद्र बिंदु, जिनको व्याकरण की भाषा में अनुस्वार और अनुनासिक कहते हैं। बिंदु को अनुस्वार कहते हैं और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। लेखन का रूप तुम लोग तो जानते ही हो। शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। चंद्र बिंदु का भी वैसे ही शिरोरेखा के ऊपर आधे चांद का रूप और उसके अंदर एक बिंदु के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब एक खास विशेषता और खास अंतर इसमें यह है कि बिंदु का उच्चारण करते वक्त हम लोग इसको नाक से उच्चारण करते हैं, जबकि चंद्र बिंदु का उच्चारण करते वक्त हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं। जैसे मैंने कहा चांद, चंद्र बिंदु या अनुनासिक का प्रयोग करते हुए ये शब्द है चांद, बूंद, तो इसमें नाक और मुंह से उच्चारण करते हैं। अब ये जो अनुस्वार है, ये अनुस्वार का प्रयोग हम कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या नियम है, ये सब भी जानकारी हासिल करना है आज। तो देखेंगे आज हम लोग कि बिंदु का यानी अनुस्वार का प्रयोग कहाँ पे कैसे होता है और उससे संबंधित कौन कौन से नियम है। अब नियमों की जानकारी प्राप्त करने से पहले हम लोग पहले वर्ग की ओर जाएंगे। व्यंजन वर्ण में 5 वर्ग है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग क, च, ट, त, प। अब वर्ग में, क वर्ग में पहला व्यंजन जो है वो क है, दूसरा है ख, तीसरा ग, चौथा घ और 5वां जो है अंग। अब उसी तरह च वर्ग में शुरुआत होती है पहले
व्यंजन की च से छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग की शुरुआत, पहला व्यंजन उसका ट, दूसरा ठ, तीसरा ड, चौथा ढ और पांचवा ण। उसके बाद त वर्ग की शुरुआत वैसे होती है त, पहला व्यंजन, दूसरा थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अब हम लोग ये देखेंगे कि ये जो 5 वर्ग है, हर एक वर्ग में 5-5 व्यंजन है। यानी क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5 और प वर्ग में 5। इस तरह से कुल वर्ग वाले व्यंजन जो हैं वो 25 है। ठीक है। अब इनको याद रखने का तरीका मैं बता देती हूँ। इसका तरीका है कि क, च, ट, त, प। याद रखोगे क, च, ट, त, प। क, च, ट, त, प। क से 5, क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद च से 5, क, च, ट, त, प। सबसे 5-5 व्यंजन। अब हम लोग देखेंगे, इसके आधार पर हम लोग शब्द लेंगे और अनुस्वार लगाने के नियम को समझेंगे। एक शब्द हम लोग लेते हैं चंद्र। अब देखो, ये चंद्र जो है, इसमें एक 5वां व्यंजन है। 5वां व्यंजन कौन सा है? न। यहां पर देखो 5वां व्यंजन, हर एक वर्ग का एक 5वां व्यंजन है। क वर्ग का 5वां व्यंजन अंग, च वर्ग का 5वां व्यंजन ञ, ट वर्ग का 5वां व्यंजन न, त वर्ग का 5वां व्यंजन न, प वर्ग का 5वां व्यंजन म। अब ये 5वें व्यंजन के बदले हम लोगों को अनुस्वार का प्रयोग करना है। अब उदाहरण में देखो, पहला है चंद्र, च, आधा न, द और द के नीचे र का रूप। तो हम लोग देखेंगे, मैं पहले भी बोली कि 5वें वर्ण के बदले हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, उसके लिए नियम है। अब देखो, ये जो न है, ये आधे रूप में है, यानी ये स्वर रहित है, अस्वर इसमें नहीं है। तो इसको कैसे लिखा जाता है? आधे नौ के रूप में। खड़ी पाई हटा दी जाती है और आधे नौ के रूप में लिखा जाता है। अब ये आधा नौ जो है, ये कौन से वर्ग का है हम लोग देखेंगे। आधा नौ देखो, अभी इसलिए मैं बोली कि वर्ग वाले व्यंजन को अच्छी तरह से क, च, ट, त, प याद करके रखना। ठीक है। उसके बाद आधा नौ देखेंगे, ये कौन से वर्ग का है? देखो त वर्ग का है, त, थ, द, ध, न। ठीक है। तो ये आधा नौ त वर्ग का है। अब उसके बाद वाला व्यंजन कौन सा है? द है। ठीक है। द कौन से वर्ग का है? त, थ, द। अरे ये तो तीसरा है। ठीक है। तो ये भी त वर्ग का है, यानी दोनों के वर्ग समान है। यानी 5वां वर्ण और उसके बाद वाले वर्ण, दोनों के वर्ग यहाँ पर समान है। अगर दोनों के वर्ग समान हो तो 5वें वर्ण और उसके बाद वाले वर्ण, अगर दोनों के वर्ग समान हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अनुस्वार का प्रयोग इस स्थिति में हम लोग कर सकते हैं। कैसे? अब ये पंचम वर्ण को हटा देंगे और अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। कहां पर करेंगे? पंचम वर्ण के पहले वाले वर्ण के ऊपर करेंगे। ये ध्यान रखो, पंचम वर्ण के पहले वाले व्यंजन पर हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। तो अनुस्वार लगाने का पहला नियम क्या है? पंचम वर्ण और उसके बाद वाले वर्ण, यदि दोनों के वर्ग समान हो तो हम उस पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। चलो एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं। एक शब्द है मंजन। ठीक है। तो यहाँ पर पंचम वर्ण कौन सा है? न्या है। न्या कौन से
वर्ग का है, देखो च वर्ग का है। अब पंचम वर्ण और उसके बाद वाले वर्ण को हम लोग लेंगे। बाद वाला वर्ण कौन सा है? ज है। अब ज कौन से वर्ग का है? वो भी च वर्ग का है। अब देखो दोनों के वर्ग समान है, नियम के हिसाब से दोनों के वर्ग समान है। अगर दोनों के वर्ग समान हुए तो हम लोग क्या कर सकते हैं? पंचम वर्ण की जगह हम लोग अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ पे करेंगे? पंचम वर्ण के पहले वाले वर्ण के ऊपर। समझ गए? तो पंचम वर्ण के पहले वाले वर्ण के ऊपर, ये हो गया अनुस्वार लगाने का नियम। अब हम लोग देखें कि पंचम वर्ण और उसके बाद वाले वर्ण अगर दोनों के वर्ग समान हो तो हम पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखते हैं अनुस्वार लगाने का कहाँ कहाँ नहीं लगाया जाएगा। अब उसका उल्टा, पंचम वर्ण और उसके बाद वाले वर्ण अगर दोनों के वर्ग समान ना हो तो अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कैसे? उदाहरण के रूप में देखते हैं। अब देखो पंचम वर्ण को पहले पकड़ेंगे। पंचम वर्ण आधा नौ, आधा नौ कौन से वर्ग का है? हम लोग पहले देख चुके हैं, तथा दधा नौ, ये त वर्ग का है। और पंचम वर्ण के बाद वाला व्यंजन कौन सा है? म है। तो ये कौन से वर्ग का है? प वर्ग का है। प फ ब भ म। तो दोनों के वर्ग समान है या अलग अलग है? अलग अलग है, क्योंकि एक ये त वर्ग का है और ये प वर्ग का है। तो अगर दोनों के वर्ग समान ना हो तो हम पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। ये जैसे का वैसा रहेगा। और एक स्थिति है जहां पर हम पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। कौन सी स्थिति? उदाहरण के तौर पर देखते हैं। देखो बच्चे, ये है सम्मान। सम्मान में पंचम वर्ण आधा म है। फिर से पंचम वर्ण के बाद वाला वर्ण देखो म। ठीक है, ये दोनों अब तुम बोलोगे कि दोनों के वर्ग तो समान है, हम पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर नियम है कि एक ही पंचम वर्ण अगर एक साथ दो बार आया तो, ठीक है, एक ही पंचम वर्ण अगर एक साथ दो बार आया, यानी देखो यहाँ पर आधा मो पूरा मो दो बार आया, ठीक है, तो एक ही पंचम वर्ण अगर एक साथ दो बार आया तो हम लोग अनुस्वार की जगह, पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो अनुस्वार लगाने का एक नियम और अनुस्वार नहीं लगाने का दो नियम। कौन से? फिर से हम लोग पढ़ते हैं इसको। अनुस्वार लगाने के लिए पंचम वर्ण और उसके बाद वाले वर्ण दोनों के वर्ग समान होने चाहिए, और अनुस्वार नहीं लगाने के लिए पंचम वर्ण और उसके बाद वाले वर्ण दोनों के वर्ग समान नहीं होंगे। और एक स्थिति है जहां पर एक ही पंचम वर्ण अगर एक साथ दो बार आएगा तो वहां पर भी अनुस्वार की जगह हम पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं कर सकते। आशा करती हूं कि तुम लोग समझ गए होंगे। बहुत सारे और उदाहरण हैं जिनको हम ले सकते हैं इसको समझाने के लिए। तुम लोग घर में अनुस्वार का अभ्यास करना और इसके नियम जो मैं बताई, लगाने का एक और नहीं लगाने का जो दो नियम है, उसको याद रखना और उच्चारण का अभ्यास करना। और इन वर्ग वाले व्यंजन को भी याद रखना। अगर इन वर्ग वाले व्यंजन को याद नहीं रखोगे तो तुरंत पहचान नहीं पाओगे कि हम लोग कौन पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे। अगर वर्ग वाले व्यंजन तुम्हारे ध्यान में रहेंगे तो तुरंत ही तुम लोग उसको डालकर देख सकते हो कि हम लोग पंचम वर्ण की जगह अनुस्वार का प्रयोग करेंगे या नहीं। तुम लोग इसको समझ चुके होंगे। इसको घर में अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। धन्यवाद।